Hello everyone. So now we are proceeding for the fourth lecture of the module 2 of the subject quantity survey and estimation. So basically module 2 is all about the rate analysis of any civil engineering work project or different type of works. So basically rate analysis is the process of determining rate per unit of any work in civil engineering project like earthwork, concrete work, brickwork, plastering, painting, etc. विच मीन्स कि रेट एनालिसिस ये हो गया कि हमारा जो भी काम या जो भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो कई सारे स्टेप में कर रहे हैं या कई सारे अलग अलग टास्क को हम जो कि पहले से ही डिफाइन है उनको हम परफॉर्म कर रहे हैं हर एक टास्क में वो चाहे मटेरियल के रिगार्डिंग हो या किसी भी टाइप का वर्क है वो किस उसका जो रेट है या उसका जो वैल्यू है उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे वो सारा हमें रेट एनालिसिस में पढ़ना है. So basically, like earthwork, concrete work, brickwork, plastering, painting, etc., is known as the analysis of rates or simply rate analysis. So basically, the rates of materials and labor vary from place to place, and hence the rates of different items of work also vary from place to place. It means कि जो भी हमारा वर्क है या लेबर लेबर कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है वो ओवरऑल सेम नहीं रहेगी. डिफरेंट जैसे जैसे हमारे वर्किंग कंडीशंस चेंज होंगी वैसे वैसे हमारा लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा या वेरी करेगा. द रेट्स ऑफ दिस वर्क फर्दर हेल्प इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्क एंड इन टर्न कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली ये जो रेट हम डिसाइड करेंगे या जो भी रेट होंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे लेबर के या मटेरियल के उससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट का भी पता लगेगा किसी एक प्रोजेक्ट का. Next one is necessity of rate analysis. So basically to determine the actual cost per unit of item. So rate analysis की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी तो इसके लिए हमारा पहला जो कॉज है वो ये क्लियर कर रहा है कि रेट एनालिसिस से हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगी किसी एक काम की या फिर कोई एक आइटम जो भी हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर उसकी हमें actual cost पता लग जाएगी. To work out the economical use of materials and processes in the completing the particular item. दूसरी चीज ये है कि रेट अगर हमें किसी चीज का पहले से ही क्लियर है कि हाँ समथिंग मान लीजिए कोई एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन है वहां पे अगर हमें रेट जाहिर सी बात है वहां पे हाई ही होगा तो वहां पे हम मोस्ट इकोनॉमिक वे में किस तरीके से उस मटेरियल को या उस कॉस्ट को यूज कर सकते हैं. So basically second point is all about completing the process in an economical way. Okay. Third point, to calculate the cost of extra items which are not provided in the contract bond but are to be executed as per the directions of the department. So the third point elaborates that जो भी हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड में या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगी आपकी जो कि ऐड नहीं होती हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट में तो वो सारी चीज़ें भी हमें जो रैंडमली उन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें हम कैसे टैकल करेंगे ये सारी चीज़ें पॉइंट 3 में बताई गई. Point 4 is all about to revise the schedule of rate due to increase in the cost of material and labor or due to change in technique. तो ये इसलिए फोर्थ पॉइंट आपका ये बताता है कि मान लीजिए कोई एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे आपको कोई एक वर्क कराना है और वहां पे ऑल ऑफ सडन आप अपनी विल पावर से कई सारे अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो हमारे ओवरऑल रेट को कैसे अफेक्ट करेंगे. या फिर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि कोई एक काम है वो 20 लेबर कर रहा है और नॉन स्किल्ड लेबर कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी. तो हमने क्या किया 20 की जगह पे 10 स्किल्ड लेबर लाए पर्टिकुलर एक उस टास्क को करने के लिए तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी. नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स डिसाइडिंग रेट्स ऑफ आइटम्स. अब ये फैक्टर जो आगे हम कुछ पढ़ने वाले हैं ये वो वाले फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी आइटम का रेट किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. So basically there are various factors that are involved in determining rate of any item, process or work are mentioned below. So here are some points which are able to perform that the factors which are deciding the in the rate of items. So basically the first point is all about the specification of work and material about their quality, proportion and constructional operation method.
इट मीन्स कि स्पेसिफिकेशन जो होगा हमारा, so basically the first point indicates that it's all about the specification. It means कि हमारा जो मटेरियल यूज हुआ है वो किस ग्रेड का है, प्लस उसकी क्वालिटी क्या है, किस प्रपोर्शन में है, एंड ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल मेथड, और कि हमारा जो मिक्सिंग का ऑपरेशन है या कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है वो मशीन ऑपरेटेड है, मैन मेड है, या वर्कमैनशिप की जरूरत उसमें पड़ रही है नॉन. सेकेंड पॉइंट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर कॉस्ट. मटेरियल जो हमारा यूज हो रहा है वो किस क्वांटिटी में यूज हो रहा है, या फिर बल्क में यूज हो रहा है, या छोटा कंस्ट्रक्शन है, बड़ा कंस्ट्रक्शन है, एंड ऑल. इसके अलावा उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि अगर हम बल्क में चीजें ले रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक बैठेंगी विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट अमाउंट. थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड दियर वेजेस, कि हमारे पास जो लेबर है उस वक्त जो भी हमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो वो लेबर या उसके डेली वेजेस पे है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, या फिर लेबर जो हमारे वहाँ पे उस वक्त काम कर रहे हैं वो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, कैसे भी हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. फोर्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड कन्वेंस चार्जेस. इट मीन्स कि हमारी जो साइट की लोकेशन है वो कहाँ पे है, मतलब कि जो हमारा मटेरियल या जो भी जितना भी ज़रूरत हमें पड़ रही है फॉर मेकिंग द कंस्ट्रक्शन, वो हमें वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, ये इन सारी चीज़ों को आप कन्वेंस चार्जेस के तौर पे भी देख सकते हैं कि हाँ ये हमारी क्या आ रही है. नेक्स्ट वन इज ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था इन प्रीवियस लेक्चर्स में, ये 4% है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का. 4% हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लेते हैं जो कि हमारे डेली वेजेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस जो आते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं. प्रॉफिट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर के कुछ अलग से एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे भी हम ये रेट डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर आइटम्स के. ओके. So basically now we studied about the rate analysis of a particular item, या रेट हम किसी तरह जो हर एक आइटम का रेट हम हमारा होता है वो हम उसको तय करने से पहले किन किन सारी चीज़ों की ध्यान रखना होता है वो हम पढ़ चुके हैं. अगला टॉपिक हमारा है प्रोसीजर ऑफ रेट एनालिसिस. सो रेट एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द एनालिसिस ऑफ रेट इज वर्क आउट फॉर द यूनिट पेमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क अंडर टू हेड्स, मटेरियल एंड लेबर. जितना भी रेट एनालिसिस है हमारा वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज रेट मटेरियल एंड सेकंड वन इज लेबर. यही दो चीजें हैं जिन पे हमारा पूरा रेट एनालिसिस डिपेंड करता है. सो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ वर्क इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट. Other costs include to have the above cost of the item of work are मटीरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा जो हमारा इसमें अदर आइटम्स जो ऐड होंगे वो हैं टूल्स एंड प्लांट्स, टीएनपी 2.5 to 3% ऑफ द लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट का 2.5 से 3% हम लेते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट या टूल्स एंड प्लांट्स का चार्जेस. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ कन्वेंस मोर देन 8 किलोमीटर इज कंसिडर्ड. अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा का कन्वेंस है तो हम वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करेंगे. वाटर चार्जेस 1.5 से 2% ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का 1.5 से 2% हम वाटर चार्जेस में लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट ये हम 10% मिनिमम लेते ही लेते हैं. सो बेसिकली दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अ रेट ऑफ एनालिसिस. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट हम जानेंगे कि ये क्या होती है डिटेल में. So the basically the rate of various items as per specification for the item under consideration can be chalked out from the market survey. The cost of material are taken as delivered at site of work. This is inclusive of जो हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा वो जाहिर सी बात है वो हम जब मार्केट सर्वे करेंगे कि कौन सा मटेरियल किस कॉस्ट का आ रहा है उसी के बेसिस पे हम अपनी साइड पे तय करेंगे कि यहाँ तक आते आते रेट उसका क्या हो जाएगा मटेरियल का. जो मटेरियल कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. द फर्स्ट कॉस्ट जो जहाँ पे मान लीजिए कोई एक किल्न है वहां से आपको ईट मंगानी है अपनी साइड पे, ईट का जो चार्ज होगा उस किल्न पे कितना है. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी क्या आएगी, प्लस लोकल टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, उस पर टैक्स कितना आ रहा है और अदर चार्जेस. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे जैसे कि लीड स्टेटमेंट, इसको हम आगे पढ़ने आ रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन साइट इज नोन एज लीड.
एज इन एक्सप्रेस इन किलोमीटर। सो बेसिकली मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक किल है, उससे आपको ब्रिक मंगाने हैं या ईंट मंगाने हैं, तो जो लीड होगा आपका बेसिकली ये किलोमीटर में रहेगा, और वो रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दैट मटेरियल टू दैट कंस्ट्रक्शन साइट। द कॉस्ट ऑफ कन्वेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन लीड। सो बेसिकली जो उसका कन्वेंस चार्ज होगा वो लीड पे डिपेंड करेगा। दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ distant place more than 8 kilometers. The lead statement will give the total cost of material per unit item, including first cost, conveyance, loading, unloading, stacking charges, etc. सो बेसिकली लीड स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी ये होगी कि वो मटेरियल अपने ओरिजिन से लेके आपकी फाइनल कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने में उसकी लोडिंग अनलोडिंग में प्लस कितना आपका उसका ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस आया है वो ऐड होने के बाद। A typical lead statement is follows as, so basically this is the chart of a lead statement in which some points are considered. So basically first point is serial number, second one is material यूनिट, किस यूनिट में वो आ रहा है, कॉस्ट एट सोर्स, जहाँ पे उसका सोर्स था वहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या है, लीड क्या है, किलोमीटर में रहेगी, कन्वेंस चार्ज पर किलोमीटर पर यूनिट, एक पर किलोमीटर पर यूनिट कितना चार्ज आ रहा है, टोटल कन्वेंस चार्जेस मल्टीप्लाई का ही हो जाएगा लीड और कन्वेंस चार्ज का है, उसके बाद आ जाएगी टोटल कॉस्ट आपकी। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके, रफ स्टोन, सैंड और सीमेंट। ठीक है, रफ स्टोन आपका क्यूबिक मीटर में ही आएगा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, सैंड भी आपकी क्यूबिक मीटर में आएगी एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। यहाँ पे बेसिक एक प्राइस दिया गया है, कॉस्ट सोर्स पे उसकी इतनी कॉस्ट थी, लीड किलोमीटर में दिया गया है, कन्वेंस चार्ज पर यूनिट पर किलोमीटर पर यूनिट में दिया गया है, उसके बाद इन सबका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ओवरऑल टोटल कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो ये टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कन्वेंस चार्ज प्लस कॉस्ट एट सोर्स पर यूनिट, तो ये आएगा पर यूनिट खर्चा आ रहा है एक आइटम का, इसका और इसका समेशन करेंगे आप तो आपको ये टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ओके, सो बेसिकली दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दैट लीड स्टेटमेंट। Next topic is labor cost, which is also plays a very important role for deciding the rate analysis. To obtain labor cost, the number and wages of different categories of labor, skilled labor, semi-skilled labor, and unskilled, required for each unit of work should be known, and this number is multiplied by the respective wage per day. The labor charge can be obtained from the standard schedule of rate. 30% of the skilled labor provided in the data may be taken as first class, remaining 70% as second class. So basically from above these lines it is clear that कि 30% हमारा skilled labor हमें चाहिए होता है और 70% हमारा unskilled labor चाहिए होता है। और जो लेबर कॉस्ट होगी वो डिसाइड होती है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर से। ठीक है, उसके बाद उसको पर डे का जितना वेजेस होता है उस हिसाब से उसको ओवरऑल वर्क में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल लेबर कॉस्ट निकल आती है। द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क में वेरी अकॉर्डिंगली to the skill and mental development of the workman and working conditions to the particular job. So basically जो भी हमारा टास्क वर्क होता है, भी टास्क है, उसका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वेरी करता है वो mental development of the workman and the working conditions of that particular job. इसी लेबर कॉस्ट में एक पॉइंट आएगा टास्क और out turnover. This is the quantity of work which can be done by an artisan or skilled labor with the help of semi-skilled or unskilled labor of the trade working of 8 hours a day. The out turn of work per artisan varies according to the nature, size, height, situation, location, etc. Outturn is more in larger cities as more specialized and experienced labor are available than the small cities and countryside. So basically, this point is all about the labor skillness to do or to performing a particular job. Okay. Here is a table performed for an outturn or task कि एक लेबर का जो मिनिमम काम है वो कितने उसमें कर सकता है, अलग अलग तरीके का काम यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ आइटम या फिर इसमें अलग अलग तरीके के वर्क आपके दिए गए हैं।
प्लस यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, 8 आवर की जो शिफ्ट होती है उसमें एक आदमी कितना काम कर सकता है. So basically, if we are talking about the earthwork in excavation in foundation in ordinary soil, read up to 50 meter and lift up 1.5 मीटर, 3 क्यूबिक मीटर पर मजदूर. 3 क्यूबिक मीटर अगर आपका एक्सकेवेशन वर्क है तो उसमें एक मजदूर लगेगा. ठीक है. अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन हार्ड सॉइल, अगर हार्ड सॉइल की बात करेंगे तो 2 क्यूबिक मीटर पे एक मजदूर आपका लगेगा. रॉक एक्सकेवेशन है तो 1 क्यूबिक मीटर पे एक मजदूर लगेगा. सैंड फिलिंग इन प्लिंथ, अगर सैंड फिलिंग कर रहे हैं तो 4 क्यूबिक मीटर पे एक मजदूर लगेगा. ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक बलास्ट 40 mm गेज, अगर 40 mm साइज तक का बलास्ट है और उसको कई सारे छोटे पार्टिकल में तोड़ना है या बड़े पत्थर है उसको 40 mm साइज तक ब्रेक डाउन करना है तो 0.75 क्यूबिक मीटर पर लेबर और ब्रेकर, इतना क्यूबिक मीटर पे एक लेबर लगेगा. ब्रेकिंग ऑफ स्टोन बलास्ट 40 mm गेज, स्टोन बलास्ट को अगर आप ब्रेक करना है तो 0.4 क्यूबिक मीटर पर लेबर लगेगा. स्टोन बलास्ट की अगर आप बात करेंगे जो कि 20 mm गेज तक उसको और फाइन करना है तो वो 0.25 क्यूबिक मीटर पर लेबर लगेगा. ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ पे अगर आप ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो उस पर 1.25 क्यूबिक मीटर पे एक लेबर लगेगा पर मैसन, क्योंकि यहाँ पे तो अब आपका मैसनरी वर्क स्टार्ट हो गया तो मैसन लगेगा आपका यहाँ पे. ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर पे एक मैसन लगेगा आपका. हाफ ब्रिक वॉल इन पोर्शन 5 स्क्वायर मीटर पर मैसन, ये अब जब आपका पार्टीशन वॉल आ गई ये स्क्वायर मीटर में लेते हैं हम हमेशा एज आई डिस्कस्ड अर्लियर. सो बेसिकली 5 स्क्वायर मीटर के लिए एक मैसन लगेगा आपका. ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन आर्चेस, अगर आर्चेस की बात करेंगे ब्रिक वर्क उसमें कराना है तो 0.55 क्यूबिक मीटर पर मैसन. लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीटिंग करानी फाउंडेशन में तो 8.5 क्यूबिक मीटर पर मैसन लगेगा. लाइम कंक्रीटिंग इन रूफ टेरेसिंग उसके लिए 6 क्यूबिक मीटर पर मैसन लगेगा आपका. सीमेंट कंक्रीट अगर आपको करानी तो 5 क्यूबिक मीटर पर मैसन लगेगा और अगर आरसीसी वर्क आपको कराना है तो 3 क्यूबिक मीटर पर मैसन लगेगा. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द आउटटर्न और टास्क. इसमें हमें ये पता है कि किस टास्क को करने में कितने नंबर ऑफ लेबर मैसन या बिल्डर लगेंगे हमें. ठीक है. तो दीज आर द 15 पॉइंट्स और ऑफ आइटम्स. इसमें हमें ये बताया गया कि एक पर्टिकुलर वर्क को या एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ लेबर्स या मैसन्स की जरूरत पड़ेगी. ओके. सो बेसिकली अभी तक तो बात चल रही थी आपकी कि जो आपका मोटा मोटा काम है आई मीन सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की, और जैसे जैसे आपका सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर पे आप आएंगे और फिनिशिंग की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें कितने मैसन या कितने वर्क मैनशिप की जरूरत पड़ेगी उसको हम आगे डिटेल में 16 नंबर पॉइंट से जानेंगे. 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटार, अगर सीमेंट मोटार का प्लास्टर कराना है हमें तो 8 स्क्वायर मीटर पे हमें एक मैसन लगेगा 8 घंटे की शिफ्ट के लिए. पॉइंटिंग विद सीमेंट लाइन मोटार, पॉइंटिंग अगर आप करा रहे हैं सीमेंट मोटार तो 10 स्क्वायर मीटर्स पर मैसन लगेगा आपका. सीमेंट कंक्रीटिंग करा रहे हैं 25 mm की तो 7.5 स्क्वायर मीटर पर मैसन लगेगा. टेराजो फ्लोर वर्क अगर आप करा रहे हैं 6 mm थिक तो उसके लिए हमें लगेगा 5 स्क्वायर मीटर पर मैसन. एरिया से हम डिसाइड कर लेंगे. मान लीजिए हमें 20 स्क्वायर मीटर का टेराजो फ्लोरिंग करानी है 6 mm थिक तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 मैसन की जरूरत पड़ेगी. ब्रिक फ्लैट फ्लोर इन सीमेंट और लाइम मोर्टार, अगर ये हमें एक ही दिन में कराना है तो, वरना अगर एक ही पैसन करेगा तो 20 स्क्वायर फीट करना है तो स्क्वायर मीटर करना है तो वो 4 दिन लगाएगा 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से. क्लियर. ब्रिक फ्लैट फ्लोर इन सीमेंट और लाइम मोर्टार तो इसमें 8 स्क्वायर मीटर पर मैसन लगेगा. टिम्बर फ्रेमवर्क साल और टीक वुड, अगर टिम्बर का फ्रेमिंग करानी है तो 0.07 क्यूबिक मीटर पर कारपेंटर लगेगा. टिम्बर फ्रेमिंग इन कंट्री वुड 0.15 क्यूबिक मीटर पर कारपेंटर. डोर एंड विंडो शटर्स पैनल्ड और ग्लेज, अगर डोर विंडो से रिलेटेड कोई भी काम कराना तो 0.15 स्क्वायर मीटर पर कारपेंटर. एक दिन में ही इतना ही काम करेगा 8 घंटे की शिफ्ट में. व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग 1 कोट, एक कोट कराना है 200 स्क्वायर मीटर पर व्हाइट वॉशर लगेगा. एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट में 200 स्क्वायर मीटर कर लेगा एक
वाइट वॉशर या एक पेंटर, ठीक है। वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग 3 कोट्स, 3 कोट कराने हैं तो सीधी सी बात है, इसी को डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 70 स्क्वायर मीटर पर वाइट वॉशर हो जाएगा, ठीक है। पेंटिंग और वार्निशिंग डोर और विंडो 1 कोट 25 स्क्वायर मीटर पर पेंटर। जब पेंटिंग की बात आएगी तो डोर विंडो पे भी बात आएगी और वार्निशिंग करानी होगी उसको तो वो 25 स्क्वायर मीटर पर पेंटर लगेगा। डिस्टेम्परिंग 1 कोट 35 स्क्वायर मीटर पर पेंटर, मतलब डिस्टेम्परिंग जब भी आप कराएंगे तो 35 स्क्वायर मीटर का टारगेट लेके चलेंगे एक पेंटर से। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मजदूर पर डे, मिक्स करने के लिए 3 क्यूबिक मीटर है अगर आपका मटेरियल तो मिक्सिंग के लिए 3 मजदूर लगेंगे, 3 क्यूबिक मीटर पर मजदूर। डिलीवरी ब्रिक, ब्रिक अगर है तो 4000 टू ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर पर मजदूर। डिलीवरी मोर्टार, मोर्टार की है तो 5.5 किलोमीटर ऑफ ब्रिक वर्क। बेसिकली डिलीवरी या फिर ब्रिक अगर आपके एक प्लेस से दूसरी प्लेस रखनी है तो 4000 नंबर ऑफ ब्रिक्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर पर मजदूर। 15 मीटर तक अगर पहुंचाना है आपको, मान लीजिए ब्रिक है वो 15 मीटर दूर रखा हुआ है और उसको मेन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे या फिर जहाँ पे मैगनरी चल रहा है वहां तक लाए और वो डिस्टेंस 15 मीटर है, तो उस हिसाब से एक मजदूर 8 घंटे में 4000 ईंटें ले आएगा। Okay, so basically these are the points by which we can decide the labor cost. So basically the recommendation of all India standard schedule overhead and various other government reports are used to work out approximately quantity of labor required to prepare the analysis of rate. IS 7272 Part 1 1974 provides recommendation for labor output constant for building work which can be used to fix up the labor cost. So basically this Indian standard 7272 Part 1 1974 is all about for deciding a labor cost for different type of task works or the different types of construction work. ये IS कोड है हमारा, इससे हम स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर इजीली जस्टिफाई या डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ अ टिपिकल लेबर आउटपुट कांस्टेंट इशूड बाय नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडेड बिलो। एनबीओ या नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हमारा लेबर कॉस्ट का वो लेबर आउटपुट जो निकलता है उसके इस एनबीओ के अकॉर्डिंग जो निकलता है वो है यहाँ पे दिया गया। लेबर रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दिया जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में काम हो रहा है, मतलब कितने कितने क्यूबिक मीटर आपका मटेरियल की खपत हो रही है और लेबर कितना लगेगा। So basically, if we are talking about in first point, our first point, which is earthwork in excavation and foundation trenches in ordinary soil, so basically quantity हमारी आएगी 100 क्यूबिक फीट की और अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे 28.3 मीटर क्यूब, तो उसके लिए हमें 5 नंबर ऑफ बेलदार लगेंगे और 4 मजदूर लगेंगे। रिफिलिंग, ये तो एक्सकेवेशन हो गया। एक्सकेवेशन में जब आप फिलिंग करेंगे कंसोलिडेशन लेयर 150 mm की लेयर लेके, तो वो भी 100 क्यूबिक फीट के लिए आप बात करेंगे, उसके लिए हमें 3 बेलदार लगेंगे, 2 मजदूर लगेंगे और भिश्ती लगेगा 0.5, या फिर ये काम को बढ़ा के आप पूरा ओवरऑल इसको एक ले सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट लेइंग करने के लिए अगर 100 क्यूबिक फीट है, उसके लिए अगर आपको सीमेंट कंक्रीटिंग की एक पूरी लेयरिंग करनी है तो उसके लिए 2 बेलदार, 3 मजदूर, 3/4 ऑफ भिश्ती एंड 1/4 ऑफ मैसन लगेगा। अच्छा, ये एग्जैक्ट तो होता नहीं साइड पे कि इतना ही काम करना है, तो इसको आप ओवरऑल नंबर्स में लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। लेइंग ऑफ आरसीसी वर्क, अगर आरसीसी वर्क कहीं कराना है 100 क्यूबिक फीट का, 3 बेलदार, 3 मजदूर, भिश्ती 1.5 एंड मैसन 0.5 नंबर्स लगेंगे। रेनफोर्समेंट वर्क फॉर आरसीसी, 1 क्विंटल अगर आरसीसी के लिए आपको रेनफोर्समेंट वर्क कराना है उसके लिए ब्लैक स्मिथ 1 नंबर लगेगा, बेलदार 1 नंबर लगेगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सीमेंट मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में अगर ब्रिक वर्क कराना है 100 क्यूबिक फीट का तो मैसन लगेंगे 2.25, बेलदार मजदूर लगेंगे 4.5 एंड भिश्ती 0.5 नंबर। वुड वर्क अगर आपको कराना है तो उसके लिए मिनिमम जो क्वांटिटी है विच इज 0.18 मीटर क्यूब, 2 कारपेंटर 1 बेलदार लगेगा आपका। वुड वर्क इन पैनल ग्लेज्ड शटर, ये तो फ्रेम्स का था, और यहाँ पे अगर पैनल की बात करेंगे उसकी 0.3 m क्यूब लगेगा और कारपेंटर 15 लगेंगे, बेलदार 4 लगेंगे।
40 mm सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग 40 mm सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए आपका जो ओवरऑल क्वांटिटी आएगी वो आएगी 40 मीटर स्क्वायर, 5 मैसन, 4 बेलदार, 3 मजदूर और 1 मिस्त्री। 12 mm सीमेंट मोर्टार प्लास्टरिंग की बात करेंगे आप 40 एम स्क्वायर ओवरऑल क्वांटिटी आपके लिए आएगी, 3 मैसन, 3 मजदूर और 1 मिस्त्री। 3 कोट्स वाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग 60 मीटर स्क्वायर अगर आपका एरिया कवर हो रहा है वाइट वॉशिंग का तो उसके लिए वाइट वॉशर एक लगेगा और मजदूर एक लगेगा। 2 कोट्स पेंट ऑन वुड और स्टील। पेंटिंग की बात अगर आएगी वुड पे या फिर स्टील पे 10 मीटर स्क्वायर का क्वांटिटी कवर होगी और उसके लिए आपके 3 नंबर ऑफ पेंटर लगेंगे और 2 मजदूर लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसलेनियस कॉस्ट। वी विल डिस्कस इट इन द next lecture. So basically in this lecture we studied about the overview of rate analysis. कि rate analysis हमें किसी भी एक कंस्ट्रक्शन साइट का है तो हमें rate analysis की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि ओवरऑल कॉस्ट हम उस कंस्ट्रक्शन की निकाल सकें, लमसम कॉस्ट निकाल सकें, किस तरीके से हम उसको कितना बजट उसका फाइनलाइज करके ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें रेट एनालिसिस के अंदर पड़ी। इसके अलावा जो रेट एनालिसिस होता है उसका बेसिक फंडा ये है कि आपको मटेरियल कॉस्ट क्या आ रही है आपकी प्लस लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, इन दोनों का समेशन ही बेसिकली आपका रेट एनालिसिस होता है। और इसके अलावा कई सारे अदर चार्जेस भी जुड़ते हैं, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हो गया या अदर ओवरहेड चार्जेस आ गए, तो ये सारी चीज़ें भी ऐड करके आप रेट एनालिसिस किसी भी एक प्रोजेक्ट का निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में हमने लेबर कॉस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि हमें पर्टिकुलर एक वर्क के लिए कितना लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा वो जो लेबर की हमें ज़रूरत पड़ रही है उसकी कॉस्टिंग किस हिसाब से आ रही है, उसके वेजेस किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी मिसलेनियस कॉस्ट होती हैं जो कि हमारे रेट एनालिसिस को अफेक्ट करती हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वी विल डिस्कस इट in our next lecture. So for this lecture, that's enough. Thank you.